हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मैं सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास शुरुआत करने से बता दूं, मैं पहले वीडियो की एग्जाम को देखते हुए पूरी हिंदी को अब कंप्लीट कराऊंगा। इससे पहले मैंने हिंदी को पूरे डिटेल में पढ़ाया है, अगर आप उससे देखकर पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर नए सिरे से पढ़ाने चल रहा हूँ तो यहाँ पर आपको एक एक वीडियो रोज पर डे आपको एक क्लास मिलती रहेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे वर्णमाला की। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, अगर हम इसको जानना चाहें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। पेपर में यहां से ही क्वेश्चन बन सकता है कि वर्णों के यानी कि पूछ लेगा वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो वहां आपका राइट आंसर हो क्या होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ये याद रखेगा, व्यवस्थित समूह, क्योंकि आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है वर्णों के समूह को। तो वहां पर अगर ऑप्शन में वर्णों के समूह को और वर्णों के व्यवस्थित समूह को दोनों है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अगर बात करें वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें से 11 स्वर और मूल 33 व्यंजन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं वर्ण की। अगर हम वर्ण को देखें तो वर्ण किसे कहते हैं, तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। ठीक है, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अगर नोट करके लिख लीजिए, यहां से जो क्वेश्चन बनेगा कि उच्चारण की दृष्टि से, क्या उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। लेकिन अगर यही पूछ दे लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब वर्ण आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर उच्चारण की दृष्टि पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब तो आपके राइट आंसर क्या होगा, ध्वनि होगा। लेकिन अगर लेखन की दृष्टि से पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण। लेकिन अगर ना तो अगर ना तो उच्चारण पूछे ना तो लेखन से पूछे, आप केवल ये दे दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका वहां पर राइट आंसर क्या होगा, वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं वर्णमाला के भेद के, या वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया। तो हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। पहले हम क्या देखेंगे, स्वरवर्ण को हम देखेंगे। चलिए बात करते हैं स्वरवर्ण की। तो स्वरवर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है तथा जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, स्वरवर्ण कहते हैं। हिंदी में स्वरवर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कहने का मतलब क्या है कि स्वरवर्ण क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जो किसी की सहायता के बिना के बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वरवर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 11। टोटल कितने हैं, 11 है। कौन कौन से, आ इ ई उ ए ऐ ओ और रे। ठीक है, ये 11 हमारे क्या है, स्वर वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं स्वरवर्ण के भेद की। अगर स्वरवर्ण के भेद की बात करें तो स्वरवर्ण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब इन्हीं को एक एक करके देखेंगे हम। बात करते हैं हास्य स्वर की। तो हास्य स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है और जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उनको क्या कहते हैं, हास्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, आ ई उ री। देखिए इनको याद करना है। पहला ये यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है, हास्य स्वर कितने होते हैं, तो आपका राइट आंसर वहां पर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ ले, आपको 4 ऑप्शन दे दे और पूछ ले इनमें से कौन सा हास्य स्वर है, तो आपको ये भी बताना चाहिए। ठीक है, ये याद रख लीजिए कौन कौन से हास्य स्वर होते हैं, छोटा, छोटी ई, छोटा उ और री। ये 4 हमारे क्या कहलाएंगे, हास्य स्वर करेंगे। और एक नोट करके लिख लीजिए, हास्य स्वर को क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, हास्य स्वर वर्ण को मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं दीर्घ स्वर की। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हास्य स्वर से 2 गुना समय लगता है, बोलने में उच्चारण में 2 गुना समय लगता है हास्य स्वर से, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन से, अगर हम बात करें कौन से, बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, ए ऐ ओ और औ। ठीक है, देखिए ये हमारे क्या टोटल पूछा, ये 7 हमारे क्या है, दीर्घ स्वर है। लेकिन यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, और नोट करके लिख लीजिए कि ए ऐ ओ और ये 4 क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। तो अगर आपसे पूछे संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो ये भी आपको क्या याद रखना है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, ए ऐ ओ और औ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं प्लिप्त स्वर की। अगर हम प्लिप्त स्वर को देखें तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हास्य स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्लिप्त स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए, जिन स्वर वर्ण का उच्चारण प्लिप्त स्वर के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का 3 लिखा जाए, जैसे ओम, रोम। ठीक है, आदि। जैसे अब बात करें प्लिप्त स्वर की, अगर बात करें, देखिए यहाँ पर नोट फिर से परिभाषा देख लीजिए प्लिप्त स्वर की। अगर बात करें, देखिए हास्य स्वर से 3 गुना समय लेगा बोलने में। ठीक है, जैसे देखिए ओम। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 गुना समय अधिक ले रहा है। ठीक है, हास्य स्वर से अधिक समय ले रहा है, 3 गुना वो भी। ठीक है, मतलब हास्य स्वर से 2 गुना समय लेगा तो वहां पर क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा। अगर 3 गुना समय अधिक समय ले तो वहां पर क्या होता है, प्लिप्त स्वर होता है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके उच्चारण स्थान की। ठीक है, जितने भी स्वर है हमारे उनके उच्चारण स्थान की बात करें। उच्चारण स्थान पहले जान लेते हैं। बात करते हैं, देखिए ये गले से अगर बोला जाता है तो क्या कहां से होता है, क्या होता है, कंठों से बोला जाता है। अगर उससे
उससे थोड़ा ऊपर का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, तालु होता है। उससे थोड़ा और ऊपर आएंगे तो क्या होगा, मूर्धा होता है। अगर बात करें ओठ से अगर बोला जाए तो ओष्ठ होता है। दंत से का प्रयोग किया जाए तो दंत होता है। ठीक है, यहाँ पर इतना आप जान लीजिए। फिर उसके बाद बात करते हैं देखिए स्वर की। स्वर के उच्चारण स्थान क्या, देखिए आ कर पूछे, देखिए आप बोल के देखिए आ कहां से बोल रहे हैं, गले से बोल रहे हैं ना, यहाँ पर कंठ से बोला जा रहा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। ई की बात करें तो कंठ से थोड़ा ऊपर आएंगे तो क्या होता है, तालु होता है। उ देखिए उ का क्या होता है, ओठ का प्रयोग हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा। ठीक है, अगर री की बात करें तो री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। अब अगर ए और ए की बात करें तो ए और ए का देखिए कंठ और तालु का दोनों का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा या कंठ तालब्ध हो जाएगा। और बात करें ओ और औ की, ये भी क्या हो जाएगा, कंठ से भी बोला जा रहा है और ओठ का भी प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर क्या जाएगा, कंठ ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं व्यंजन की। देखिए हमने स्वर को पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करेंगे किसके, व्यंजन की। तो व्यंजन हमारा क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए व्यंजन क्या होता है, स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर मिलता है, यदि व्यंजन में से स्वर को हटा दिया जाए तो वह व्यंजन हलंत युक्त हो जाता है। देखिए कहने का मतलब क्या है, खा हमारा क्या है, व्यंजन है। ठीक है, अब कैसे, देखिए ये आधा खा है और इसके साथ क्या आ जुड़ेगा तब क्या बनता है, खा बनता है। ठीक है, अब ये हलंत युक्त होने का मतलब क्या है, ये आधा खा है, क्या है, आधा खा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधा खा में जब स्वर लगा तो ये क्या पूरा खा बना, यही हमारा क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा। अगर बात करें हिंदी में मूल व्यंजन कितने हैं, तो मैंने शुरू में बताया था मूल व्यंजन कितने हैं, 33 है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और साथ 2 अन्य भी व्यंजन होते हैं, अतः कुल अगर बात करें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 39 होती है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं व्यंजन के भेद की। तो व्यंजन के भेद की बात करें तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब इन्हीं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। तो हमारा स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान है आदि का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 25। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, अब ये देख लीजिए, एक क्या है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन 5 वर्ग में बांटा जा सकता है, 5 भाग में बांटा जा सकता है। का वर्ग में कौन कौन से का खा गा वाले आते हैं, ठीक है, चा वर्ग में चा छा जा वाले, और टा वर्ग में टा ठा डाडा वाले, और ता वर्ग में ता था दादा ना वाले, और पा वर्ग में पा फा बाबा मा वाले। देखिए अब यहाँ पर ट्रिक करके लिख लीजिए कि एक लिख लीजिए कचट तब, यानी क च, देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कचट तब, यानी कचट तब का मतलब का से का वर्ग, चा से चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से ता वर्ग, पा से पा वर्ग। अब इनका कोई पूछे उच्चारण स्थान क्या है, तो अगर आप कोई पूछ ले कि टा जैसे का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप उसके नीचे शॉर्टकट ट्रिक ये भी लिख लीजिए, केटीएम 2। ठीक है, के से क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रहेगा। अब उसी के नीचे देखिए के से किसे कचट तप है, ऊपर क्या है, कचट तप है, और नीचे क्या है, केटीएम। देखिए का से का वर्ग क्या हो जाएगा, कहां से बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा। ठीक है, चा से चा वर्ग, और टी से क्या हो जाएगा, तालु, चा वर्ग यानी कहां से बोला जाएगा, तालु से बोला जाएगा। ठीक है, टावर्ग कहां से बोला जाएगा, मूर्धा से बोला जाएगा, एम से मूर्धा से बोला जाएगा। ठीक है, और तावर से तावर्ग हो जाएगा, और तावर्ग कहां से बोला जाता है, से दंत से। ठीक है, और बात करें पावर्ग कहां से बोला जाता है, ओ से क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ठीक है, अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर मैंने लिखा हुआ है। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। चलिए आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अंतास्थ व्यंजन की। तो अंतास्थ व्यंजन की अगर बात करें, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अंतास्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा यहाँ से ये याद रखना है कि अंतास्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं ये याद रखना है। या, रा, ला, वा, ये हमारे चारों क्या है, हमारे क्या अंतःस्थ व्यंजन है। और नोट करके लिख लीजिए, या और वा को क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। नोट करके लिखिए, पेपर में पूछ सकता है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, वहां पर आपको याद रखना पता पड़ेगा कि या और वा को क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं उस व्यंजन की। अगर हम उस व्यंजन की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में शरीर में गर्मी पैदा हो जाए उसे क्या कहते हैं, उस व्यंजन कहते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं उस व्यंजन कितने होते हैं, तो उस व्यंजन भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, सा और हा। ठीक है, ये चारों हमारे क्या होते हैं, उस व्यंजन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। अगला हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है, अगर परिभाषा में पूछे तो 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या इनकी देखिए, अब संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, तो ये भी नोट कर लीजिए, क्या कितनी होती है, 4 होती है। अब ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो छा, त्र, ज्ञा और स्रा। अब हम बात करें ये किससे मिलकर बने होते हैं, तो छा किससे बनेगा, का और सा से। ठीक है, त्र किससे बना, ता और रा से। ज्ञा किससे मिलकर बना, जा और ज्ञा से। और स्रा किससे बना, सा और रा से। ये मैं 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं ना, इसलिए क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, अगला हमारा क्या है,
उत्क्षिप्त व्यंजन, अगर बात करें उत्क्षिप्त व्यंजन की तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ उलटकर श्वास वायु को बाहर फेंकता है उसमें वे क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इनको याद करने के लिए जरूरत नहीं है, आपको केवल यही याद करना है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। और कौन कौन से? डा और ढा। ठीक है, अब बात करते हैं, नोट करके लिख लीजिए उत्क्षिप्त व्यंजन को। ये इंपॉर्टेंट है। उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विस्पष्ट, द्विगुण और तांडव जात व्यंजन आदि नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये पूछ सकता है कि किसे ताड़न जाति व्यंजन के नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्क्षिप्त व्यंजन को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नासिक व्यंजन की। तो नासिक व्यंजन किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख के साथ साथ नाक के द्वारा भी बाहर निकलती है, अतः इन वर्णों को क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन या नासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है, नासिक वर्ण या नासिक व्यंजन कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो देखिए हम बात करते हैं, देखिए बात करें नासिक व्यंजन की, तो प्रत्येक वर्ग का, अब नोट करके लिख लीजिए कि ये परिभाषा नहीं याद रखनी है आपको। ठीक है, आपको जो मैं बता रहा हूँ याद रखना है कि नोट करके लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण या फिर अक्षर क्या कहलाता है? नासिक व्यंजन कहलाता है। यानी प्रत्येक वर्ग का क्या कहने का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया था प्रत्येक वर्ग का मतलब ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये और पा वर्ग, इन सब का पांचवा व्यंजन। ठीक है, इन सब का लास्ट वाला व्यंजन यानी कि ना, मा, न, अड़ा। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? हमारे क्या है? ये हमारे क्या हो जाएंगे? नासिक व्यंजन हो जाएंगे। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा या फिर अंतिम वर्ण। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? हमारा नासिक व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्या है? अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगर स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात करें तो वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कुछ घर्षण के साथ श्वास वायु बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। नोट करके लिख लीजिए, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या हमारी कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं इनको भी जान लेते हैं। देखिए अब ये नोट करके ये भी लिख लीजिए, चा वर्ग के प्रथम 4 अक्षर, चा वर्ग जो होता है, चा वर्ग हमारा क्या होता है? चा, छा, जा, झा। ठीक है, चा वर्ग का प्रथम 4 वर्ण क्या कहलाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है। यही नोट, यही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन? कौन कौन सा होता है? चा, छा, जा और झा। ठीक है, यही आपको याद रखना, परिभाषा नहीं याद रखनी। ठीक है, अब बात करें इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये एक पॉइंट और याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन की। तो पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? पार्श्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बगल। ठीक है, अर्थात जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जीभ के दोनों बगल से बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? वो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। पार्श्विक व्यंजन कितने होते हैं? 1 होते हैं। कौन सा? ला कौन क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? लुंठित व्यंजन। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? जिस व्यंजन वर्ण उच्चारण करते समय वायु जीभ के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहा जाता है। क्योंकि इस वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ में कंपन भी होता है, इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। देखिए पहली बात तो रा को क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन बोलते हैं। ये नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? रा को। ठीक है, तो रा को क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। और लुंठित व्यंजन को ही प्राकंपित व्यंजन भी कहते हैं। ये भी नोट करके लिख लीजिए, पेपर में इससे पूछ सकता है कि लुंठित व्यंजन प्राकृतिक व्यंजन किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में देखिए 4 है, आपको ऑप्शन देगा तो वहां पर क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुंठित व्यंजन। ठीक है, या फिर बोल देगा प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, तो वहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं काकल्य व्यंजन की। अगर हम काकल्य व्यंजन की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में हा को क्या कहा जाता है? काकल्य व्यंजन कहते हैं। क्योंकि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ से थोड़ा नीचे होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? काकल्य व्यंजन कहा जाता है। यानी कि हा हमारा क्या होता है? हाँ हमारा क्या होता है? काकल्य व्यंजन होता है। और नोट करके लिखिए, वाह को क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए अब हमने पढ़ लिया एक बार पूरे स्वर और व्यंजन को पढ़ लिया। अब स्वर के 2 स्वरवर्ण के और 2 भेद और होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार से और भेद किया जा सकता है। पहला कौन सा है? जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरवर्ण को बांटा जा सकता है। दूसरा मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरवर्ण को बांटा जा सकता है। बात करते हैं पहला हमारा जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरवर्ण। ठीक है, तो कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर और पश्च स्वर। पहले हम इन्हीं को देखेंगे। पहला हमारा क्या है? अग्रस्वर। अगर हम अग्रस्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का हिस्सा उठता है उन्हें क्या कहलाते हैं? अग्रस्वर कहलाता है। और बात करें इनकी संख्या की तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? ई, ए, आई। ठीक है, इन 4 को क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। और बात करते हैं अगले चलते हैं, अगला हमारा क्या? मध्य स्वर या फिर केंद्रीय स्वर। अगर मध्य स्वर की बात करें तो जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है, जीभ के बीच का हिस्सा उठता है, मध्य या केंद्रीय स्वर कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और कौन सा होता है? वो छोटा आ। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं पश्च स्वर की। अगर पश्च स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है वे क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन सा? आ, उ, ओ और। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ लिया कि जीभ के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरवर्ण के भेद हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे मुख के द्वार खुलने के आधार पर स्वरवर्ण। ठीक है, कौन कौन से हैं? विवृत,
अर्धविभ्रत, समृद्ध और अर्धसमृद्ध। ठीक है, अब इन्हीं को हम देखेंगे बारी बारी से। हम बात करते हैं पहला क्या हमारा विभ्रत। अगर हम विभ्रत की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है उन्हें क्या कहते हैं, विभ्रत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं जैसे कौन सा आ। अब देखिए आप बोलते समय आपका मुख सबसे अधिक खुल रहा है तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, विभ्रत स्वर कहलाएंगे। इनकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अर्धविभ्रत की। तो अर्धविभ्रत किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विभ्रत की तुलना में कम खुलता है क्या कहलाते हैं, अर्धविभ्रत कहलाते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि अर्धविभ्रत। देखिए विभ्रत में क्या था, जो सबसे अधिक खुलता हो। ठीक है, अब अर्धविभ्रत मतलब जो आधा खुलता हो। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है, चार होती है। कौन कौन से होते हैं, अ, ए, ओ और ये वाला आ। ठीक है, जिसे डॉक्टर में होता नहीं लगता नहीं है तो वो वाला आ। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे चार होते हैं। कौन से, ए, ओ और आ। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं समृद्ध स्वर की। तो समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या भी कितनी होती है, चार होती है। कौन कौन से, ई, उ। ठीक है, ये चारों हमारे क्या कहलाते हैं, समृद्ध स्वर कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अर्धसमृद्ध। तो अर्धसमृद्ध किसे कहते हैं, यहां भी नाम से स्पष्ट है, देख लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार समृद्ध की तुलना में अधिक खुलता है। देखिए हम समृद्ध मतलब क्या होता था, समृद्ध का मतलब होता था कि मुख द्वार सबसे कम खुलता है। ठीक है, समृद्ध का मतलब होता है मुख द्वार सबसे कम खुलता था तो उन्हें क्या कहते थे, समृद्ध स्वर कहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, मुख द्वार समृद्ध की तुलना में अधिक खुलता है, थोड़ा सा अधिक खुलेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, असमृद्ध स्वर कहलाएगा। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। कौन कौन से, ए और ओ। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है, दो होती है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं महाप्राण की। अब देखिए हमने पढ़ लिया स्वर व्यंजन के, कुछ और टॉपिक रह गए हैं तो वहां पर हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले महाप्राण व्यंजन और अल्पप्राण व्यंजन को बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन में। बात करते हैं अल्पप्राण की। तो अल्पप्राण व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, और बोलते समय मुख से कम वायु बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 20। ये भी याद करके लिख लीजिए, नोट करके कि अल्पप्राण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और नोट करके लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है। और सारे जितने भी अंतास व्यंजन कौन कौन से मैंने बताया है, 11 अलावा को क्या कहते हैं, अंतास व्यंजन कहते हैं। इन अंतास व्यंजन क्या होते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं। ठीक है, और सभी स्वर भी क्या कहलाते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पार वर्ग, प्रत्येक वर्ग है, ये वर्ग है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा। कौन कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा, अल्पप्राण कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अंतास व्यंजन के। अंतास व्यंजन जितने भी ये भी अल्पप्राण कहलाएंगे और सभी स्वर भी क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं महाप्राण की। अगर हम महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 15। ठीक है, देखिए अल्पप्राण में उसकी संख्या कितनी होती थी, वहां पर 20 होती थी। यहां पर महाप्राण व्यंजन की संख्या की बात करें कितनी होती है, 15 होती है। कौन कौन सी होती है, इनको भी देख लेते हैं। देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा क्या था, अल्पप्राण था, तो बचा क्या आ रहा, दूसरा और चौथा बच रहा है, हमारे क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। और चारों उस व्यंजन, देखिए वहां पर अंतास व्यंजन क्या थे, अल्पप्राण थे, यहाँ पर क्या है, उस व्यंजन क्या है, महाप्राण है। कौन कौन से, सा, सा, सा और हा। ठीक है, एक उच्छिप्त व्यंजन जो भी महाप्राण है, कौन सा, ढ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं घोष और अघोष व्यंजन की। ठीक है, तो कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, घोष और अघोष। और बात करते हैं घोष की। ठीक है, बात करें घोष की, तो घोष व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 31 होती है। बात करते हैं देखिए घोष वर्ण की, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएंगे, घोष वर्ण कहलाएंगे। और सारे जितने भी अंतास व्यंजन है वो क्या कहलाएंगे, हमारे क्या कहलाएंगे, घोष वर्ण कहलाएंगे। और साथ में हा को भी क्या कहेंगे, हा वर्ण को भी क्या कहेंगे, घोष व्यंजन कहते हैं। इसके साथ साथ सभी स्वर क्या कहलाएंगे, हमारे आ से औ तक। ठीक है, सभी स्वर भी क्या कहलाएंगे, हमारे घोष वर्ण कहलाएंगे। कैसे, आघोष वर्ण की, जिन वर्ण को क्या अघोष वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग किया है उन्हें क्या कहते हैं, आघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और उस व्यंजन हा को छोड़कर, उस व्यंजन जितने भी हैं लेकिन उस व्यंजन में हा को छोड़कर, क्योंकि हा वर्ग का घोष वर्ण हो जाता तो हा को छोड़कर क्या कहलाते हैं, आघोष वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। चलिए बात करते हैं और कुछ और टॉपिक रह गए हैं छोटे छोटे, उनको भी देख लेते हैं साथ में। अयोग वाह, अगर अयोग वाह की बात करें तो कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अंक को क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। अगर इन दोनों को स्वर में जोड़ दिया जाता तो स्वर की संख्या कितनी हो जाती है, 13। लेकिन आप यह याद रखिए स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। ठीक है, अब बात करते हैं अयोग वाह के भेद की। तो अयोग वाह के
के भेद की बात करें कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। पहले हम क्या बात देखेंगे? अनुस्वार को देखते हैं। तो अनुस्वार का चिन्ह बिंदु क्या होता है? एक बूंदी होती है, ठीक है, जैसे अंग, अंशु आदि, ठीक है। यहाँ पर क्या बिंदु, ये मान क्या है? अनुस्वार है, ठीक है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं विसर्ग। विसर्ग की, विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? दो बूंदी होती है, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल प्रातः, अतः, ये हमारे क्या है? विसर्ग है। चलिए आगे चलते हैं, अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। चंद्र बिंदु जैसे आंख और गाँव, यहाँ पर क्या चंद्र बिंदु, ये क्या हमारे अनुनासिक है।